वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। क्या नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं? अब मैं यूँ कहूँ कि हाँ, पाला बदल रहे हैं। नीतीश कुमार नई सरकार बना रहे हैं, मैं कहूँगा कि हाँ, बना रहे हैं। नीतीश कुमार नया साथी बना रहे हैं, मैं कहूँगा बना रहे हैं। आरजेडी को छोड़ रहे हैं, हाँ छोड़ रहे हैं। बीजेपी को अपना रहे हैं, अपना रहे हैं। तो नई सरकार बीजेपी और जेडीयू की होगी। जेडीयू और आरजेडी की राहें लगभग अब अलग अलग हो चली हैं। मैं आपको आज दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये दोनों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हैं। लोकतंत्र में गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र जहाँ सबसे पहले आया, लिच्छवी बिहार, वहाँ लोकतंत्र की तस्वीर आप देखिए। एक सुबह की है, दूसरी शाम की है। दोनों तस्वीरें अलग अलग कहानी कहती हैं। जो बाईं तरफ है वो गांधी मैदान है, गणतंत्र दिवस का आयोजन। वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों बैठे हुए थे, दोनों फासले पे थे, दोनों चुप थे, दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। 1.5 घंटे साथ साथ बैठे रहे। इसके बाद दूसरी तस्वीर जो दाईं तरफ है वो राजभवन की, और राजभवन में तेजस्वी यादव को बुलाया गया था लेकिन नहीं गए। नीतीश कुमार गए, और नीतीश कुमार जिन लोगों से बात कर रहे थे, जो अगल बगल में थे, वो कौन से थे? वो थे जीतन राम मांझी और बीजेपी के एक और नेता विजय सिन्हा आपको दिख रहे होंगे, जो पहले स्पीकर हुआ करते थे विधानसभा के, बीजेपी और जेडीयू की सरकार में। तस्वीरें जो होती हैं राजनीति में वो बहुत कुछ कहती हैं, और वो किसी भी शब्द सीमा से आगे जाकर के आपको बातें समझाती हैं। और ये दोनों समझा रही हैं कि एक सुबह अलविदा, शाम को अगले सुबह की तैयारी, उसका इंतजार। अगली सुबह क्या? अगली सुबह बीजेपी और जेडीयू के साथ आगे बढ़ने की है। जो समीकरण है उस समीकरण को समझना है। मैं कुछ बीजेपी के नेताओं और आरजेडी जेडीयू के नेताओं को भी बीच में लाऊंगा कि उनके बयान क्या हैं, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जो अभी स्थिति बिहार की है उसको आप देख लीजिए, ताकि आगे आपको समझना आसान हो जाएगा। जेडीयू आरजेडी के 79 विधायक, कांग्रेस के 19 और वाम मोर्चा सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल, इन तीनों को मिलाकर के 16 विधायक और अन्य 2, कुल मिलाकर के 161 का आंकड़ा आज की सरकार के पास है, जिसके अगुवा नीतीश कुमार हैं। लेकिन नीतीश कुमार बस हैं, रहेंगे नहीं। जो नया समीकरण है उसमें यही जो ऊपर जेडीयू आपको दिख रहा है 45 विधायकों के साथ, वो अब नीचे चला जाएगा। तो नीचे जाएगा उस तरफ, दाईं तरफ, तो आंकड़ा आपको 127 का दिख रहा है। 127 फिर क्या है? तो 243 की विधानसभा में 122 सीटें बहुमत का आंकड़ा होती हैं। 122 जो पार कर गया वो बहुमत ले गया, सरकार बना गया। और ये 127 का आंकड़ा बीजेपी और जेडीयू के साथ जो हम पार्टी है जीतन राम मांझी की, उसको मिला करके होता है। अगर एक निर्दलीय भी पड़ा हुआ है उसको भी जोड़ दीजिए तो 128 जा सकता है, अगर वो भी आ जाता है तो ये स्थितियां आज की तारीख में बिहार में आंकड़ों के लिहाज से हैं। अब आरजेडी से दूरी क्यों हुई नीतीश कुमार की, और फिर बीजेपी से नजदीकी क्यों हुई, इसके कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले आरजेडी से दूरी का कारण समझिए। पहला कारण यह था कि लालू प्रसाद यादव का दबाव लगातार नीतीश कुमार के ऊपर बना हुआ था कि भाई 19 साल हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए, आप मेरी उम्र के हैं, मेरे साथी हैं, मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए, उसको कुर्सी दीजिए, मेरा सपना पूरा कीजिए। नीतीश कुमार इससे आजिज आ गए थे। दूसरी बात यह थी कि आरजेडी नेताओं के जो आपत्तिजनक बयान थे, जैसे सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री हुआ करते थे निकल गए, चंद्रशेखर मानस से लेकर के और राम मंदिर तक के बयान, फतेह बहादुर सिंह जो विधायक, उनका बयान कि जो मंदिर बन रहा है ये गुलामी का प्रतीक है। तो इस तरह के बयान भी बार बार नीतीश कुमार को परेशान कर रहे थे। और आखिर में रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, ने जो ट्वीट किया नीतीश कुमार पर कि जो लोग समाजवाद के पुरोधा बनते हैं उनकी विचारधारा बदलती हवाओं की तरह होती है, तो उससे भी नीतीश कुमार बहुत आहत हुए। उनको लगा कि इन लोगों के साथ शायद चलना मेरे लिए मुश्किल है और नामुमकिन सा है।
लालू का परिवार के ऊपर जो कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के, उससे भी नीतीश कुमार को लगता है कि इस सरकार में इस पार्टी के ऊपर जब शिकंजा कस जाएगा, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, वो भी एक खतरा है। तो ऐसे में इस पार्टी के साथ बहुत आगे तक मेरी सरकार सलामत रहेगी, इस बात की गुंजाइश कम हो सकती है। इसलिए उन्होंने आरजेडी से अपनी दूरी बढ़ाने का मन बनाया और इंडी अलायंस, जो एनडी अलायंस है, जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार ने की, जिसके लिए खून पसीना बहाया, 15 दलों को पटना में बिठाया, फिर मुंबई में 25 दल बैठे, 28 दल उसके बाद बैठे, तो बेंगलुरु, मुंबई से दिल्ली तक वो बैठक आ गई। 6 महीने में कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता ममता बनर्जी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री पद का चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको बना देते हैं। यह बात चुभ गई नीतीश कुमार को कि अगर आप मुझको कन्वीनर नहीं बनाना चाहते हैं, मेरी मेहनत मशक्कत का कोई फायदा मुझको नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा फेस नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपके साथ मैं चल नहीं सकता। और लिहाजा उन्होंने नाराजगी उस समय भी अपनी जताई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आए। तो ये इंडी गठबंधन भी उनके लिए एक बड़ा कारण था कि इसके साथ चलना मुश्किल है और आरजेडी के साथ बने रहना भी संभव नहीं है। इन दोनों किनारों के बीच में या दोनों जात के बीच में अब पिस रहे हैं, तो पिसने से अच्छा है कि आप खिसक लें। तो नीतीश कुमार अब खिसक रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं? जिस बीजेपी के साथ 2 बार आए 2 बार गए, 16 साल का संबंध आपने 2014 में तब तोड़ा, 13 में अलबत्ता, कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार बनती है, जो पार्टी रहती है, उसके साथ में हाथ नहीं मिला सकता। औंधे मुंह गिर गए। 2014 के चुनाव में 2 सांसद जीत करके आए थे, बाद में आप महागठबंधन बनाए, 2015 का चुनाव लड़े आप, 17 में आप बीजेपी के साथ आ गए, 20 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, 22 में फिर आप आरजेडी के साथ आ गए और 24 में फिर आप बीजेपी के साथ आ रहे हैं। बीजेपी के साथ आने का कारण क्या है? लेकिन एक बात कारण बताने से पहले मैं आपको, देख लीजिए कारण फिर बताता हूं। पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी का कद इस देश में इतना बड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी ने विकास और विरासत इन दोनों को आगे बढ़ा करके इस देश में साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को आप सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं कि मंदिर मंदिर घूमते हैं, हिंदू धर्मस्थलों को बड़ा कर रहे हैं, हिंदू सनातन परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने विकास को भी उतनी ही रफ्तार दी है। तो विकास और विरासत दोनों को आगे ले चलने के कारण नरेंद्र मोदी की जगह देश के भीतर आम लोगों के बीच में मजबूत हुई है, उनका ग्राफ बढ़ा है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से नरेंद्र मोदी की हैसियत में इजाफा हुआ है, लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जननायक कहे जाते हैं, पिछड़ों, वंचितों, दलितों के लिए वो एक उम्मीद की किरण थे। उन्होंने बिहार में सबसे पहले आरक्षण लगाया, गरीबों की हिमायत की। उस कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके भी नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा पत्ता बिहार में खेला। और बीजेपी के साथ चलना आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार के लिए आसान है। तो ये सारे कारण जो हैं वो बनते हैं नीतीश कुमार के पाला बदलने, या यूं कहिए कि आरजेडी का हाथ छुड़ा करके बीजेपी का हाथ थामने का। नीतीश कुमार के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार इस देश के ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कई पीएचडी की जा सकती हैं। एक नेता वह एक को पकड़ता है और सत्ता की बैतरनी पार कराता है, अगर उसको छोड़ दे तो वो उधर रह जाता है, दूसरे को पकड़ता है, बैतरनी पार कराता है। ना उसके पास है, बस सवारियां बदलती रहती हैं, और चाहे उसकी हैसियत बड़ी हो या छोटी, दोनों में ये नैया जो है उसके खिवैया नीतीश कुमार ही भाई। तो इतनी बड़ी सूझबूझ, समझ, समय की समझ, सियासत की समझ, शब्द की समझ, साथ की समझ और साठ गांठ की भी समझ नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नहीं जानता है। इसीलिए 20 साल से वो बिहार में हैं। अगले 2 साल तक, लगभग पौने 2 साल तक सरकार को चलना है, कार्यकाल बाकी है, वहां तक वो चलेंगे। बीजेपी के साथ चाहे जो समझौता हो जाए, उस समझौते की जो बुनियादी और पहली शर्त होगी वो यही होगी कि हम आपके साथ चलेंगे, आपको लोकसभा में जितनी सीटें चाहिए ले लीजिए, 2-4 सीटें मेरी कम कर लीजिए, कुर्सी मेरे पास रहेगी। तो पौने 2 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री बने रहने की गारंटी के बाद ही वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, यह बात आप मान लीजिए। अब मैं अपने मेहमानों को जोड़ता हूं बात करने के लिए कि बिहार में जो सियासत चल रही है और जो नई सरकार बनने जा रही है वो किन किन लोगों के बीच में, या इसकी शक्ल सूरत क्या होगी। संजय कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप पटना से जुड़ रहे हैं। हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी
और रशीद किदवई साहब, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। रशीद जी, क्या कहें कि कुछ कहा नहीं जाता। ये इब्तिदा है या अंजाम है, समझ नहीं आता। कैसे देखते हैं आप इसको? जी धन्यवाद राणा जी। देखिए, ये सबसे बड़ी बात, ये टोटल जो इंडिया अलायंस बना था उसके प्रति एक अविश्वास है। क्योंकि जब से, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा, जब से ये जो घटनाक्रम शुरू हुआ, इसमें देखिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कांग्रेस पार्टी की, वो गांधी परिवार की है। 2004 में जो एक गठबंधन यूपीए नाम का बना, तो उसके जो था पूरी कर्ता धर्ता जो थी सोनिया गांधी थी, और सोनिया गांधी ने ही उसको 2009 में 2014 तक चलाया। इस समय प्रियंका गांधी शायद देश से बाहर है, राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त है, और सोनिया गांधी बिल्कुल तटस्थ होकर किनारा कश हो गई है, उनको कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो जो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम है वो नहीं हुआ। और जो नीतीश कुमार का जो जाना है, लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत प्रयास करे। आज लोग उनको पलटू राम कहें, लेकिन पलटू राम को जो ले रहा है वो भी उतना ही बड़ा पलटू है। तो वो तो एक राजनीतिक आचरण की बात है। मुझे लगता है कि भाजपा को अपनी जीत के प्रति तो कोई उन्हें दुविधा नहीं है, कोई संशय नहीं है। वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे ही कुछ मुझे लगता है ड्रामा या घटनाक्रम अभी महाराष्ट्र में भी होगा, कि ताकि भाजपा ने जो नारा दिया है कि 400 पार, उसके करीब पहुंचने का एक प्रयास है। कि जो जैसे पिछली बार हुआ था 2019 में, भाजपा और जेडीयू को जो थे वहां 40 में से 39 सीटें जो थी बिहार में मिली थी। तो अब की अगर ऐसा चुनाव होता जो इंडिया गठबंधन और एनडीए का, उसमें हो सकता है कि भाजपा को 15-18 सीटों का बिहार में नुकसान होता है। तो उसकी भरपाई करने का प्रयास है नीतीश कुमार का। देखिए, ये राजनीतिक आचरणों पे हमें टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसा कहा जाता है शादी ब्याह में या डांस में, इट टेक्स टू टू टैंगो। वो दोनों तैयार है, उन्हें कोई दुविधा नहीं है। तो हमारा वोटर भी जो है, मतदाता, उसको भी कोई दुविधा नहीं होती। ये हमने अनेक राज्यों में देखा। समस्या यहाँ पर जो मोटे मोटे तौर पे वो कांग्रेस की आई है। कांग्रेस ने रशीद जो भाई, गठबंधन था उसको ठीक से चलाया नहीं, बल्कि बहुत ही निष्क्रिय रहे। और उसमें नीतीश कुमार को जब उनके विकल्प खत्म हो गए, तब उन्होंने ये कदम उठाया है। आलोक जी, रशीद जी ने दो सवाल उठाए हैं। इन दोनों सवालों को आपके सामने रखने से पहले एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही सूत्रों के हवाले से। वो ये है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को 5 दफ़ा कॉल किया है। नीतीश कुमार ने एक बार भी कॉल को पिक नहीं किया है। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि बातचीत की कोई गुंजाइश, अब सुलह की कोई गुंजाइश या साथ चलने की कोई सूरत बनती नहीं है। रशीद भाई ने दो बातें कही हैं आलोक जी। पहली बात यह है कि इंडी गठबंधन के भीतर के जो हालात थे उसने मोह भंग किया नीतीश कुमार का, और दूसरी बात यह कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसा बिहार में आपको दिख रहा है, और मेरी अपनी समझ कहती है कि कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। जो सवाल महाराष्ट्र और कर्नाटक का है, क्या आप मानते हैं कि ऐसा है? बिल्कुल। देखिए, शरद पवार का ही उदाहरण लीजिए। इस समय नीतीश कुमार को मीडिया में अपने कई मित्र का विलेन की तरह ही पेश कर रहे हैं कि पलटू राम है। मैं जो कि इतने वर्षों से देखता रहा हूं, और इवन कर्पूरी ठाकुर जी और चरण सिंह जी उन्होंने कितनी बार अपने विचार भी बदले। और कर्पूरी ठाकुर जी को उस तरह तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो कतई कोई भी सत्ता में मोह नहीं था, लेकिन उन्होंने भी सोशलिस्ट, पीएसपी, कभी इसका साथ, फिर जनसंघ के खिलाफ चिट्ठी लिख करके फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो नंबर 2, दूसरा, इसलिए शरद पवार तो सोनिया गांधी का विरोध करके ही तो गए थे, और इसके पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का विरोध करके गए थे। इसलिए खाली नीतीश कुमार विलेन नहीं है, उससे पहले पूरा बड़े बड़े विलेन रहे हैं कांग्रेस पार्टी में ही। वीपी सिंह तो उससे निकले थे, लेकिन आप ये छोड़िए, वीपी सिंह के समय ही नीतीश कुमार ने राज्य मंत्री के रूप में काम शुरू किया। तो देखिए, उनका अनुभव है, और इसलिए महाराष्ट्र में और कर्नाटक में भी, जैसा हम सुबह भी एक चर्चा कर रहे थे अपने किसी सहयोगी के साथ चैनल पर ही, संभावना है। और आज एक खबर भी कहीं छपी है कि कहा गया है कि ठीक है, वहां से कोई लोग, टीके कुमार जो वहां पर है, हाँ, मुख्यमंत्री कर्नाटक के भीतर जो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं, दोनों के बीच में तनातनी चल रही है, टकराव है, वर्चस्व और वजूद की लड़ाई है। वैसे ही महाराष्ट्र के भीतर
शिवसेना और कांग्रेस के बीच में ज़्यादा सीटें किसके पास जानी चाहिए लोकसभा की, इसको लेकर के तनातनी चल रही है, बात कहीं बनती हुई दिख नहीं रही है। दोनों बड़े राज्य हैं, 28 सीटें कर्नाटक में हैं, 42 सीटें महाराष्ट्र में हैं, 40 सीटों का राज्य बिहार है। तो एक तरीके से लोगों के बीच में यह संकेत और संदेश दोनों जाना शुरू हो गया है कि यह जो पार्टियां हैं ये आपस में कभी भी खड़ा नहीं हो सकती हैं, नरेंद्र मोदी के मुकाबले में एकजुट हो नहीं सकती हैं, चाहे इनके ऊपर जो भी गुजर जाए। संजय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसे कि रशीद जी ने कहा था कि ये इंडी गठबंधन से मोह भंग के कारण भी नीतीश कुमार ने फैसला लिया होगा, लेकिन एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव को जो लगातार दबाव था उसने काम नहीं किया होगा, या दोनों ने काम किया है? नहीं, दोनों ने काम किया। नीतीश कुमार जी ने एक ईमानदार कोशिश तो की थी। कांग्रेस के साथ ये क्षेत्रीय पार्टियां बात करने के लिए तैयार नहीं थी, और जब इन्होंने गठबंधन छोड़ा था तो हर पार्टी के दरवाजे पर गए नीतीश कुमार जी, उनको कहा कि नहीं, थर्ड फ्रंट नहीं, हम लोग मेन फ्रंट बनाएंगे। और केसी त्यागी जी तो कई बार आकर के बोले थे कि हम लोग तय करेंगे कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार हमारा होगा। सीटों को इन्होंने चिन्हित कर लिया था, लेकिन उसके बाद लगातार ये कोशिश करते रहे कि सीट शेयरिंग पर कोई बात हो जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात हो जाए। एक तय की गई थी बात कि दिल्ली में एक कार्यालय होगा जहां संयोजक बैठेंगे और वहां से रणनीति तय होगी। कुछ भी नहीं, और ठंडे बस्ता में कांग्रेस डाल करके और वाम मोर्चे के मन। रशीद जी, ये सवाल, ये जो सिरा है, कांग्रेस ने अपनी भूमिका एक बड़े दल की या इंडी गठबंधन के भीतर एक निर्णायक भूमिका जो उसकी मानी जा रही थी कि होनी चाहिए थी, वो नहीं निभाई। दो सवाल मेरे आपके पास हैं। अभी जो नई सरकार बिहार में बन सकती है, जिसकी तस्वीर आपको दिख रही है, उसमें अमित शाह लगातार सक्रिय हैं, वो बिहार के अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। जाहिर है कि नीतीश कुमार के साथ बातचीत भी उन्होंने ही की होगी। तो एक नेतृत्व बीजेपी का है, दूसरा नेतृत्व कांग्रेस का है, जिसके पास सब कुछ आ गया था। उन सभी दलों को मिला करके एक मंच पर ला करके उनके बीच में आपस में सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ जाना था और मुकाबला बराबरी का हो सकता था, भले ही वो 20-16 का हो जाए, 20-17 का हो जाए, लेकिन एक नेशनल फाइट हो जाती। इन दोनों नेतृत्व के भीतर अंतर आप क्या पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी रशीद भाई से सवाल है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो पहली बात मैं कांग्रेस की बात कहूंगा कि कांग्रेस में देखिए जो निर्णय लेने की जो क्षमता है या जिनको जो अधिकृत हैं, वो लोग जो हैं वो उस पद पे नहीं है। मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और जो जिस पद पे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीतीश कुमार की तरह उन्होंने भी ईमानदाराना कोशिश करी थी, लेकिन वो कहीं के ऊपर उनकी बात का वो एक तरीके का ग्लोरीफाइड, एक मतलब उनको मुंशी का रोल मिला हुआ है कि वो बात करते हैं लेकिन उस बात की कोई साख नहीं है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने अपने आप को राजनीतिक रूप से बिल्कुल एक दूसरे ढर्रे पे वो चल रहे हैं। उनका क्या कि चलो 24 तो खत्म हो गया, मतलब उनके सहयोगी रणनीतिकार ये भी कहते हैं कि 24 में अब ज्यादा कुछ रखा नहीं है, अभी तो राम मंदिर का मामला है, तो अब 29 में देखेंगे। राजनीतिक दल या गठबंधन जो है इस तरह की व्यवस्था के ऊपर नहीं चलते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये 5 साल का एक बहुत ही तकलीफदेह पहलू रहता है, जिसका जैसे राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। कोई भी सक्रिय राजनीतिक दल जो है वो 5 साल घर क्यों बैठेगा। और यहाँ के ऊपर बार बार बात भी थी, एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि नीतीश कुमार को एक किसी न किसी समय पे संयोजक और उसके बाद एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार में के रूप में पेश किया जाएगा, और लालू यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री पद मिलेगा और नीतीश पूरे देश का दौरा करेंगे। ये मैं पिछले साल जून की बात कर रहा हूँ, जब गठबंधन की बात शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और नीतीश कुमार भी वहीं बिहार में उलझे रहे, और उधर लालू यादव भी और या उनके सुपुत्र जो थे वो भी परेशान रहे। तो ये पूरा का पूरा मेरा मानना ये है कि जो इंडिया अलायंस का कुनबा है, मतलब उनको जो अंग्रेजी में कहें कि हैप्पी टू बी अनहैप्पी, मतलब एक दूसरे को पहले से ही वो ब्लेम डालने का हो रहा है कि 24 के हार का ठिकरा मल्लिकार्जुन खड़गे के सर जाएगा, कि उन्होंने जो था कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जैसे सीताराम केसरी 1997-98 में फेल हुए, उसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो फेल है, फ्लॉप है। तो अगर ऐसी राजनीतिक दलों में ऐसी गतिविधि चल रही है और अपने आप को ही नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो आपने अमित शाह जी की बात कही, देखिए भाजपा को इसमें कोई लिहाज परहेज और संकोच नहीं है, वो किसी को भी अपने साथ ले लेते हैं। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के बारे में क्या क्या कहा, महाभ्रष्ट कहा, और हफ्ते भर बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि उधर उनकी साख में कोई बट्टा नहीं लगता।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, दल बदल किया, लेकिन जनता ने उनको सलाखों पे बिठाया, उस समय भी 20 के उपचुनाव में भी और अभी 23 के असेंबली चुनाव में। तो ये बात है, उनका दांव चल रहा है और विपक्ष का दांव नहीं चल रहा है, ये असली बात है। जी, रशीद किदवई साहब ने यह बताया कि नेतृत्व, लीडरशिप जो है, अगर आप राजनीति में हैं और सत्ता के दौर में हैं तो आपके भीतर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो भी तब जब नरेंद्र मोदी का मुकाबला आपको करना हो। 24 घंटे 365 दिन जो सिस्टम लगातार काम कर रहा है और वो अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। कोई भी वो होता है कि आपने कोई कोर कसर बाकी ही नहीं छोड़ी, तो कोर कसर यह पार्टी बाकी छोड़ती ही नहीं है। एक राज्य में सरकार चल सकती थी, वो अब नहीं चल सकती है। एक नई सरकार आएगी, बीजेपी भी वहाँ होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और जो बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उसको हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। राजनीति में कहा जाता है कि कभी कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव है। इतना अनिश्चित जीवन भी नहीं है जितना अनिश्चित राजनीति होती है। अब बिहार में एक नई सरकार की सुगबुगाहट है, उसकी आहट है। नीतीश कुमार कल हो सकता है कि जाएं, यानी कि शनिवार को राजभवन, और कहें कि ये मेरा इस्तीफा रहा, मैं नई जो सरकार है इससे अपना समर्थन वापस लेता हूं, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष भी वही हैं। एक नई सरकार बनने का विकल्प तैयार होगा, वो विकल्प भी वही लेकर के जाएंगे, बोलेंगे कि ये बीजेपी है, हमारे साथ बहुमत आ गया है, अब आप शपथ ग्रहण हमारा करवा दीजिए। तो 9वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे, और खबर ये है कि 28 तारीख को नीतीश कुमार की जो नई सरकार होगी उसका शपथ ग्रहण समारोह होगा। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अब सोमवार को होती है, तब तक दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।